नमस्कार मित्रों। आई थिंक ऑल इज वेल, सब अच्छे होंगे। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पर डे एक यूपीएससी और स्टेट पीएससी के प्रश्न को लेके आते हैं, जो जहां से जानते हैं कि प्रश्न को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। प्रश्न को लिखने के साथ साथ उसको शब्दों में कैसे संक्षिप्त तरीके से लिखें जिसमें उसकी प्रश्न की डिमांड की गई है। साथ में जानते हैं कि इसके पैरामीटर्स कैसे होते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। यदि आप प्रतिदिन इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको बहुत लाभान्वित होने को मिलेगा। तो देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आपके सामने आता हूँ और उसके कुछ डायमेंशन आपके सामने क्लिक करके बताता हूँ कि इसको प्रश्न कैसे लिखना चाहिए। जरूरी होता है कि आपको आपने जो नॉलेज गेन किया है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए आपके पास। अगर तरीका नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो इट मीन्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स, आज का जो टॉपिक है 30 दिसंबर का, वो 30 दिसंबर का टॉपिक है वो क्या है आप जानते हैं कि ध्यान रखना कि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो GS3 से रिलेक्ट करता है, इन्फ्लिक्ट करता है, एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान रखना प्रश्न की डिमांड वही मैं अभी स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि बिल्कुल मल्टी, जहाँ से आप दिमाग में बेसिक बातें आपकी होती हैं वो वाले प्रश्न आपके सामने में लेके आता हूँ। ध्यान रखना। चले, क्या क्वेश्चन है? डिजिटल अधिकार क्या होते हैं, इसके उद्देश्य की विवेचना करिएगा। जब भी प्रश्न लिखा होता है तो यहाँ जो वर्ड होते हैं ना, ये वर्ड का एक प्रश्न का डायमेंशन चेंज कर लेते हैं कि प्रश्न को लिखना कैसे है, प्रश्न को लिखना किस तरफ है, या प्रश्न के अंतर्गत क्या चीजें समाहित करनी है। बहुत जरूरी होता है इन शब्दों की भूमिका को जानना कि इनका अर्थ क्या होता है। ध्यान रखना, विवेचना करें, चर्चा करें, आलोचनात्मक वर्णन करें, आपकी क्या राय है। ये कम से कम 10 प्रकार के वर्ड है, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है इसकी सीरीज में आपके सामने लेके आऊंगा नेक्स्ट जल्दी से। लेकिन अभी करते हैं व्हाट आर द डिजिटल राइट्स। तो डिजिटल राइट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है एंड डिस्कस द देयर पर्पस, इनका उद्देश्य क्या है इसके बारे में विवेचना करनी है। चलिए हम बिना देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी इस क्वेश्चन को समझा है कर सकते हैं, अपार ज्ञान हो सकता है आपके पास, लेकिन उसको संक्षिप्त तरीके से कैसे लिखना है ध्यान रखना ये मैं बताऊंगा। जिन लोगों को लगता है कि हाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं तो डायरेक्टली ध्यान रखना इस क्वेश्चन को लिखने के बाद मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखना इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, जहाँ से आपको मैं एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो आंसर राइटिंग का ग्रुप चल रहा है अपना। उसमें फिर आपको क्या करेंगे, ये प्रश्न मैं आपको देता हूँ, आप लिख के वहाँ सेंड करेंगे, उसको फिर मैं मॉडल आंसर में कन्वर्ट कर दूंगा। राइट, तो प्लीज सेंड फॉर दिस नंबर। राइट, तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी प्रश्न को लिखें तो प्रश्न को लिखने के साथ साथ उसकी भूमिका पे एक काम करिएगा। क्या उसका एक थीम क्या होगी, उस प्रश्न को बनाने की सजावट क्या प्रकार से होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि हमें क्या लिखना चाहिए, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए प्रश्न का। तो पहला स्ट्रक्चर तो आपको यही बताओगे, ध्यान रखना क्या बताओगे कि भाई डिजिटल डिवाइड या डिजिटल जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिजिटल राइट्स क्या होते हैं इसके बारे में संक्षिप्त तरीके से थोड़ा सा 2 से 3 लाइन में लिख दीजिएगा, वो इनफ है। नंबर 2, अगर पॉइंट की बात करेंगे तो आपको यहां देना पड़ेगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ध्यान रखना इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। यही मेन पार्ट है जो आपसे पूछा गया है। ध्यान रखना डिजिटल डिवाइड तो दुनिया ही कोई भी बता देगा, लेकिन यहाँ जो उद्देश्य है वो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर। और लास्ट में कुछ यहाँ निष्कर्ष यानी कंक्लूजन के रूप में ध्यान रखना आप डिफाइन कर दीजिएगा कि कंक्लूजन क्या है, और कंक्लूजन हमें हमेशा सकारात्मक भविष्यात्मक तरीके से होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको लिखना कैसे चाहिए। राइट, जब भी आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे तो इंट्रोडक्शन में ध्यान रखना थोड़ी सी मूल बातों की बात की गई है इसमें। यहाँ अधिकार की बात की है तो पहले थोड़ा सा इसका फिल्म सा बनाना पड़ेगा। जो हमारे पास राइट्स होते हैं वो राइट्स को बेसिकली अगर समझने के लिए हम लोग देखें तो 3 से 4 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला वो राइट्स होते हैं जिनको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स FR कहते हैं। नंबर 2 वो होते हैं जो संवैधानिक अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और नंबर 3 यहां से होता है जो कानूनी अधिकार होते हैं, दैट इज लीगल राइट्स। एंड 4th इज मानव अधिकार जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। तो एक प्रकार से ध्यान रखना जो ये हमारा डिजिटल राइट्स है, ध्यान रखना वो क्या है, मानव अधिकार है। अब ये आप समझेंगे इसमें डिफरेंस क्या है। तो आई थिंक मैं 1 मिनट आपको डिक्लेयर कर दूं कि FR वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर ध्यान रखना 3 के अंतर्गत इन्वॉल्व हैं, आर्टिकल नंबर यहाँ से 12 से लेकर 35 के बीच में। तो ऐसे वो तत्व जो 12 से 35 के बीच में इन्वॉल्व हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स वो होते हैं, ध्यान रखना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हैं लेकिन पार्ट नंबर जो 3 है यहाँ पे जो मौलिक अधिकारों का है उसमें नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 3 के अतिरिक्त जो अधिकार बचे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको संवैधानिक अधिकार कहते हैं। आफ्टर दैट कानूनी अधिकार उन्हें कहते हैं, ध्यान रखना, जो संसद के द्वारा अधिनियम या नीति के द्वारा या अधिनियम एक्ट के द्वारा, ध्यान रखना, अधिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। अब ये कहेंगे सर ये कौन से होते हैं, तो जैसे मातृत्व अवकाश है, ध्यान रखना, ये क्या है, एक कानूनी अधिकार है। यहाँ से संपत्ति का अधिकार आप देखेंगे तो यहाँ पे आप समझ में आ रहा होगा कि जो आर्टिकल हमारे केस में इन्वॉल्व कर दिया गया 300A में इन्वॉल्व कर दिया गया है भाग नंबर 12 में, तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन राइट। इसके साथ क्या है, लीगल राइट्स भी है। और ये अब बात करते हैं मानव अधिकार की, तो यहाँ पे अगर आपके दिमाग में फिल्म बन पा रही होगी, जो डिजिटल राइट से ध्यान रखना वो क्या है, एक मानव अधिकार है। अब प्रश्न ये बन जाता है कि मानव अधिकार चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, ध्यान रखना। तो नॉर्मली बात समझिएगा कि डिजिटल राइट्स वे राइट्स होते हैं या डिजिटल जो अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव के द्वारा या मानव को, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं सुविधाएं संचार या सूचना के अंतर्गत प्राप्त किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी, ध्यान रखना, कुछ ऐसे अधिकार जैसे निजता का अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता, ध्यान रखना, राइट टू प्राइवेसी, और यहाँ से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ध्यान रखना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये भी कोई छीन नहीं सकता, ध्यान रखना। तो यहाँ दोनों जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ अधिकार के रूप में संज्ञित किए हैं, ऐसे ही ध्यान रखना जो डिजिटल राइट्स है हमारे पास, जो डिजिटल अधिकार है हमारे पास, वो भी ध्यान रखना जैसे ये राइट्स हैं वो भी ध्यान रखना इसी तरीके से एक प्रकार का राइट्स है। जैसे अब क्या है, जो मानव के द्वारा क्या किया जाता है, इनका उपयोग कैसे करना है ये बताया जाए, उपयोग करने का तरीका, या एक प्रकार से कहा जाए तो डिजिटल मीडिया तक पहुंचने का एक माध्यम, आपस में आदान प्रदान करने का एक तरीका। तो हर किसी व्यक्ति को क्या है, डिजिटल राइट्स दिया गया है। अब एक आदमी ये बोले भैया ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है, ये चला रहा है यहाँ से फेसबुक, और इससे मना किया जाए तू नहीं चलाना भाई, तू SC जाति का है, ST जाति का है, OBC का है, जनरल का है, किसी भी समुदाय क्यों नहीं है, तो यहाँ जो अधिकार इसको दिए गए हैं वो अधिकार इसको दिए गए हैं, यानी ये क्या है, एक मानव राइट्स है, यानी दोनों को एक प्रकार से दिया गया है। जैसे हर किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की इंप्रेशन करने की आज़ादी है, वैसे ही ध्यान रखना यहाँ मानव अधिकार में एक प्रकार से डिजिटल अधिकार की आज़ादी है। जैसे हर किसी व्यक्ति को मोबाइल खरीदने का अधिकार है, संचार करने का अधिकार है, फेसबुक आईडी बनाओ, ट्विटर खेलो, यूट्यूब पे कुछ भी करो, सोशल मीडिया पे कहीं भी जाओ, व्हाट्सएप पे कुछ भी करो, लेकिन उसकी कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ये समस्या है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि डिजिटल अधिकार क्या है, कि वे ऐसे अधिकार, ध्यान रखना, जो व्यक्ति को कहीं डिजिटल मीडिया तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल अधिकार, या मौलिक कह सकते हैं कि एक प्रकार से डिजिटल राइट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब जिस तरीके से यहाँ से निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने दे रखा है, ध्यान रखना, या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने इसको इस्टेब्लिश किया था, उसमें लिखा हुआ है कि इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसे ही ध्यान रखना हमारे पास क्या है, डिजिटल राइट्स हैं जिनको कोई छीन नहीं सकता। तो आपने जब यहाँ 2 से 3 लाइन में डिफाइन कर दोगे, 2 से 3 लाइन इनफ है इसके लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि 125 वर्ड में इसको डिफाइन करना है आपको, तो 2 से 3 लाइन में इतना कुछ लिख देंगे ना तो आपके दिमाग में 3-4 फिल्म बन जाएंगी। पहली बात, आपने मानव अधिकार को डिफाइन कर दिया, फिर आपने डिजिटल राइट्स को डिफाइन कर दिया, फिर इसको बता दिया कि इसको क्या कर सकते हैं, ये होता क्या है। क्लियर। तो मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन में आप यहाँ से पार्ट बन जाएंगे। जब इसके मेन पार्ट पे जाएंगे, जिसका जो उसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है इसमें, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसके उद्देश्य क्या है। देखिए सभी लोगों के दिमाग में लगभग 4 से 5 उद्देश्य होने चाहिए, और बेसिकली प्रश्न को लिखने के लिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि यदि कम शब्दों में लिखना हो तो वहाँ पे हमारे पास सीमित शब्दों की भूमिका का चयन करना पड़ता है। संक्षिप्त बातों से अधिक चीज़ें बताना यही एक्सपीरियंस की एक निशानी है। तो इंट्रोडक्शन को तो आप लाइन टू लाइन लिख दीजिएगा, लेकिन जब आप कुछ जो पूछा गया उसका मेन पार्ट में उसको पॉइंट टू पॉइंट कवर कर देंगे तो मैक्सिमम डायमेंशन उसमें क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, तो प्रश्न की जो भूमिका है वो अच्छी बन जाएगी। क्लियर। तो यहाँ जब भी आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट लिख के आप डिफाइन कर दीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा, ध्यान रखना। तो यानी सूचना क्रांति के अंतर्गत जिस तरह की निजता और गोपनीयता की बात है, तो डिजिटल अधिकार से ध्यान रखना, उसको बनाए रखना पहला इसका उद्देश्य बन जाएगा। यानी कह सकते हैं कि निजता एवं गोपनीयता के अधिकार को बनाए रखना पहला उद्देश्य है इसका। किसका, डिजिटल राइट्स का, हर किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मोदी की निजता यहाँ पे बिल्कुल ठीक है और बाकी जो गरीब व्यक्ति है उसकी 4 की जा रही है, ध्यान रखना।
तो पॉसिबिलिटी नहीं है, सबके लिए इक्वलिटी है हमारे देश में। नंबर 2, यहाँ से क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति फेसबुक चला सकता है, कुछ प्रचार प्रसार कर सकता है किसी भी चीज़ का, तो वो कर सकता है। यहाँ स्वतंत्रता का एक अधिकार है, डिजिटल राइट्स के अंतर्गत इसका एक उद्देश्य है। नंबर 2, कहीं ना कहीं एक प्रकार से सार्वगुण, यानी व्यक्ति का, मानव का विकास करना। मानव का विकास कब होगा, जब समाज को समझ पाएगा। समाज को कब समझेगा, जब उसको सब अधिकार दे दी जाएंगे। तो मानव का सार्वगुण ध्यान रखना, या कह सकते हैं कि सभी तरीके से विकास करना, ये भी एक इसका उद्देश्य है। उसके बाद क्या है ध्यान रखना, और बताओ इसमें एग्जाम्पल देख में, जो गरिमापूर्ण जीवन है, आदमी का गरिमापूर्ण जीवन जी सके, ध्यान रखना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। राइट टू डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी। अब एक वर्ड बन जाता है कि राइट टू डिग्निटी क्या होता है। अब आर्टिकल 21 में अगर जाएंगे तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, ध्यान रखना, दो प्रकार का, राइट टू लिव, कि भाई जीवन जीने का अधिकार है, मतलब सांस ले रहा हो आदमी, चाहे मरने की तैयारी में हो, जब भी वो जी रहा, तो यानी स्वतंत्रता है जीने की उसे। लेकिन एक होता है गरिमापूर्ण, डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब है कि अपने सुख संसाधनों के माध्यम से जीवन यापन कर रहा हो। तो यहाँ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी क्या है, एक प्रकार से डिजिटल राइट के कन्वर्ट रूप में आ जाता है। इसका एक मुख्य उद्देश्य भी ये बन जाएगा। और बताइएगा, यहाँ से जो यहाँ जो समाज है, ध्यान रखना, वो समाज में अपराध कब होते हैं, ध्यान रखना, अपराध जब होते हैं जब वो ज्ञान से परिपूर्ण नहीं होते हैं, वो वहाँ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे क्षेत्रवाद की भावना है, किसी धर्म की भावना है, भाषा की भावना है, एक प्रकार से पनप जाती है। तो समाज को ध्यान रखना, यहाँ पे एक प्रकार से समाज का, एक बेहतर समाज का निर्माण करना भी डिजिटल राइट्स का एक मुख्य बन सकता है। तो समाज का बेहतर निर्माण करना, और बेहतर निर्माण कब हो पाएगा, जब लोग अवेयर हो जाएंगे उसके। तो ये भी क्या है, एक मुख्य उद्देश्य है। और बताइएगा, और उसके साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य है, आज के समय में जो ऑनलाइन तरीके से साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे साइबर क्राइम के माध्यम से, ध्यान रखना, या साइबर को नियंत्रित करना भी क्या है, इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो कुछ जब आप 5-6 पॉइंट यहाँ लिख देंगे तो दिमाग में थोड़ी सी एक फिल्म सी बन जाएगी, भाई डिजिटल राइट्स क्या होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। जब इतना लिखेंगे तो उसके दिमाग में क्या होगा, वाकई में हाँ, इसको इसके बारे में जानकारी थी। लेकिन अब जब इंट्रोडक्शन के पार्ट पे आएंगे दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन में जब लिखने के बाद यहाँ तीसरे पॉइंट पे स्टेप से चलेंगे तो क्या होगा, डिजिटल जो अधिकार हैं वो वर्तमान में सूचना प्रणाली, जो सूचना समाज में जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है आज के समय में। क्योंकि डिजिटल जो अधिकार हैं, ध्यान रखना, आज के समय में जो सूचना जो तंत्र है, सूचना टेक्नोलॉजी है, उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। हर किसी व्यक्ति का क्या है, पार्टिसिपेशन है डिजिटल अधिकारों के साथ साथ डिजिटल ऑनलाइन की दुनिया में। लेकिन समस्या यहाँ को हो रही है, जैसे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे लगातार क्राइम हो रहे हैं, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। किस चीज़ के, साइबर वाले, यानी अटैक वाले, किसी के मोबाइल से पैसा निकल गया, कोई ये फ्रॉड वाली चल रहा है आजकल, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अब समस्या क्या है, ध्यान रखना, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ डिजिटल अधिकार वर्तमान समाज में एक प्रकार से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूचना टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, उसी तरह से ध्यान रखना इसके अंतर्गत क्या हो रहे हैं, डिजिटल अधिकारों को चुनौती दी जा रही है। अब समस्या क्या निकल के आती है, यहां आपको जब इतना लिखेंगे तो उसमें एक लास्ट लाइन में डाल देंगे, ध्यान रखना, कि इन साइबर अपराधों से बचते हुए, इन साइबर अपराधों से बचते हुए जरूरतमंदों तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाएगा वो एक लाभकारी होगा, या उससे लोग लाभान्वित होंगे, जिसके लिए सभी लोगों को कदम उठाने चाहिए। तो दोनों पॉइंट निकल के आ गए। अब साइबर क्राइम में एक व्यक्ति की जिम्मेदारी थोड़ी है, भाई तुम्हारे पास यहाँ है, तुम्हारा अकाउंट हैंग हो गया, इसका मतलब समझ रहे हो ना, दोनों ही लोग की जिम्मेदारी। हैंग हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपने असावधानी बरती होंगी, तो जिम्मेदारी इस व्यक्ति की भी है, ध्यान रखना, और दूसरी जिम्मेदारी जो कर रहा है उसकी भी है। तो दोनों को रोकने का प्रयास सार्वजनिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर दोनों पे किया जाना चाहिए। तो जब आप इतना देंगे मेरे दोस्तों, तो आपके दिमाग में एक फिल्म कहानी बन जाएगी। इस प्रश्न को कभी भी अगर एग्जाम में आता है तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैंने बताया है उससे एक पूरा इंटरलिंक करके आप बता पाएंगे। तो कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका दिया हुआ प्यार, जो लाभांकी चीज़ों को मैं दे पा रहा हूँ आपसे, वो उत्साहवर्धन होगा, और निकलने वाली जो ज्ञान की जो पवित्र धारा है, ध्यान रखना, वो पहुँचेगी लवासना में, उपाम में, जहाँ आपकी जो एक ड्रीम है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका, ध्यान रखना, वो सब वहाँ पूछेगा। मैं अपनी इस यूपीएससी की जर्नी का जो अनुभव है आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं भी इसी फील्ड का एक प्रतियोगी हूँ और अभी हूँ, और आगे भी चीज़ें लगातार चल रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक सही गाइडेंस मिले, क्या समस्या है, क्या समस्याओं का समाधान हो सकता है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करते रहते हैं। तो यही प्रश्न आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, और इस प्रश्न को लिख के आप भेजने का जरूर प्रयास करें,
तो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, प्यार से पढ़ाई करिएगा। आपका लक्ष्य है, आपका ड्रीम है, आपका एम है, आप जॉब पाएंगे, आप एंजॉय करेंगे तो लक्ष्य आपका, सब कुछ आपका है। ये जहाँ भी आपका है, लेकिन ये मेहनत भी किसको करनी पड़ेगी, तुमको करनी पड़ेगी। हम मैं आपके सामने गाइड के रूप में, मेंटर के रूप में, एक टीचर नहीं हूँ, ध्यान रखना। मैं आपको एक प्रकार से कह सकता हूँ, मोटिवेटर हूँ आपका, कि हाँ भैया ये वाला काम ऐसे ना करके ऐसे कर लो तो फायदा हो जाएगा आपका। जैसे जैसे हम लोग समाज का निर्माण करते हैं, वैसे वैसे बस पहले अपने आप का निर्माण करना चाहिए। तो अपने निर्माण में ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपको जो कमी लगती है वो शेयर करें। आप क्या चाहते हैं और मुझसे पूछने के लिए आप डायरेक्टली कमेंट करके बताइएगा कि सर इस सीरीज लेके आइएगा, ये डाउट है हमारा, उस पर मैं पूरी डिटेल एनालाइज कर दूंगा, तो आपको बहुत लाभान्वित होंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।